हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये हमारे इन्वायरमेंटल सीरीज़ का 8वां वीडियो है। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए आज हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। बेसिकली इसमें हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ओजोन का निर्माण होता कैसे है, ओजोन गैस बेसिकली होता क्या है, ओजोन का क्षरण क्या है, ओजोन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ओजोन क्षरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओजोन होता क्या है। ओजोन का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है O3। अब ये O3 बना कैसे? जब एक ऑक्सीजन का अणु टूटता है तो O प्लस O में ये टूट गया, नवजात ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, अब इसके टूटने के बाद मान लीजिए एक और O2 मैंने ले लिया, तो इस O2 का और इस O के रासायनिक अभिक्रिया से बनता है O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। तो ये निर्माण इसका कैसे होता है, इसको पढ़िए। ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन पर सूर्य प्रकाश की क्रिया होने से ऑक्सीजन के अणुओं के टूटकर मिलने से होता है। बेसिकली क्या होता है, वायुमंडल के समताप मंडल में, वायुमंडल जो हमारा है उसमें एक मंडल आता है समताप मंडल, उसमें जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो प्रकाश से क्या होता है, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो टूट जाता है, नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, और एक ऑक्सीजन का अणु और एक नवजात ऑक्सीजन जो है मिलके O3 का निर्माण कर लेते हैं। और यही O3 जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो एक परत का रूप ले लेता है और इसी को ओजोन का परत बोलते हैं, और ऐसे ही ओजोन निर्माण होता है, ओजोन गैस का निर्माण होता है। अब इसको थोड़ा पढ़िए। पृथ्वी की सतह से 80 से 100 किलोमीटर के मध्य सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण मिलने वाले उच्च तापमान में ऑक्सीजन के अणु टूटकर विलग हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, तथा दूसरे ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। बात यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। यह जो प्रक्रिया है टूटकर और होने वाली, यह सतत प्रक्रिया होती है, मतलब ये चलती रहती है। इसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये ओजोन निर्माण जो होता है वो ओजोन क्षरण की अपेक्षा धीमा होता है। अभी ओजोन क्षरण के बारे में हम बात करेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर बेसिकली देखा जाए, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन ये दोनों जब मिलते हैं, ऑक्सीजन का अणु और नवजात ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो O3 का निर्माण करते हैं। और यही O3 यानी कि ओजोन गैस जब अधिक मात्रा में होता है तो वायुमंडल में एक परत का रूप ले लेता है, और उसी को हम ओजोन परत अथवा ओजोन लेयर कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज 1930 में हुई थी, जो फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेवरी और हेनरी ने किया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स फेवरी और हेनरी, ये दो लोगों ने ओजोन लेयर की खोज की थी। समताप मंडल में ये 15 से 25 किलोमीटर के बीच में ये फैला हुआ है, और सर्वाधिक सघनता देखा जाए तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक मिलता है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप मेरी बातों को सुनिएगा। सर्वाधिक सघनता ओजोन लेयर की वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अधिकतम होता है, और सूर्य का प्रकाश अधिकतम होने से O2 का जो अणु होता है वो अधिक टूटता है, और O2 का अणु अधिक टूटता है, इसीलिए O3 का निर्माण अधिक होता है। तो यहाँ की जो परत है वो मोटी हो जाती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र पे जब जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र पे जाएंगे तो सघनता कम होती चली जाएगी। इसके सांद्रण को हम डॉप्सन यूनिट से नापते हैं, मतलब कितना मोटा है कितना पतला है ये नापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आलू नापना हो तो किलो में नापेंगे, इसी तरह अगर ओजोन परत को अगर आपको नापना हो तो आप डॉप्सन यूनिट में नापेंगे। साधारणतः अगर देखा जाए कि कहाँ पे कितना है तो 280 DU, 280 डॉप्सन यूनिट ये साधारण मान है, मतलब हर एक जगह का ओजोन परत अगर इतना है तो आप समझिए कि कोई खतरा नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर इससे नीचे आया तो खतरा, यानी कि उसमें क्षरण होना स्टार्ट हो गया है। अभी ओजोन क्षरण के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे।
सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उन्हें पृथ्वी तल पर पहुंचने से रोकती है। तो जो सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें आती हैं उनको क्या करता है, उनसे हमको सेफ्टी करता है, ठीक है, बचाता है हमको। इसीलिए इसको पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने जिक्र किया पराबैंगनी किरणों का, अल्ट्रावायलेट रेज का, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं। सबसे पहला देखा जाए तो अदृश्य जो पराबैंगनी किरणें होती हैं मुख्यतः 3 वर्गों में उनको बांटा जा सकता है। सबसे पहला अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो होता है उसको ओजोन कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाता है। मतलब अल्ट्रावायलेट ए किरणें सूर्य से निकल के सीधे धरती पे आ जाती हैं, ओजोन उनको अवशोषित नहीं कर पाता है। और ये चूँकि हानिकारक भी बहुत कम होते हैं तो पृथ्वी पर उतना नुकसान भी नहीं करते हैं। दूसरा जो है वो है अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी जो है वो ओजोन इनको अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ये देखिए जब पृथ्वी पर आता है तो त्वचा कैंसर का कारण बनता है, सनबर्न का कारण बनता है, बहुत अधिक प्रभावित करता है अल्ट्रावायलेट बी। इसीलिए मैक्सिमम जो होता है वो ओजोन परत के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरा जो अल्ट्रावायलेट सी है ये बहुत अधिक गर्म और हानिकारक होता है, इसको भी ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब केवल अल्ट्रावायलेट ए किरण जो है, ये अल्ट्रावायलेट ए रेज जो है वही धरती पर प्रवेश कर पाती हैं पृथ्वी के वायुमंडल से। अतः इन दोनों को ओजोन क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। ये दोनों हम पृथ्वी पर आकर लोगों को या फिर जीव जंतुओं को हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन ओजोन परत की वजह से, प्राकृतिक संरचना की वजह से हम बच गए। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षरण क्या होता है। ओजोन परत का क्षरण बेसिकली देखेंगे जब परत जो होती है, ओजोन का परत जो होता है वो धीरे धीरे पतला हो जाए या फिर उसमें छिद्र होने लगे तो कहा जाता है कि ओजोन का क्षरण हो रहा है। इसका सर्वप्रथम प्रमाणिक ज्ञान देखेंगे तो 1974 में मिला था। ओजोन परत का क्षरण ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का पतला होना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया ओजोन परत का क्षरण क्या है, जो ऊपर का वायुमंडल है, समताप मंडल में जो ओजोन परत स्थित है उसका पतला होना है। यह तब होता है जब वातावरण में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं। अब देखिए मान लीजिए वहाँ पे O3 बना हुआ है, लेकिन जो कृत्रिम रूप से जो हम लोग क्लोरीन का निर्माण करते हैं, फ्लोरीन रिलीज़ करते हैं, क्लोरीन का उत्सर्जन जो करते हैं वो वायुमंडल में पहुंचकर और O3 को क्या करते हैं, यानी कि ओजोन परत को वो पतला करते हैं, यानी कि नष्ट करते हैं। एक क्लोरीन परमाणु, यहाँ पे देखिए, एक क्लोरीन परमाणु नष्ट कर सकता है कितने को, लगभग 1,00,000। बेसिकली समझिएगा यहाँ पे एक क्लोरीन का जो परमाणु होता है वो लगभग 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। अब समझिएगा कि क्लोरीन कितना अधिक जो है खतरनाक है और ख़तरनाक हो सकता है। यह बनने की तुलना में 16% की कमी, ठीक है, यह बनने की तुलना में अधिक नष्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बनने की तुलना में अधिक नष्ट होता है। 16% की अगर कमी हो जाती है पृथ्वी के वहाँ पे ओजोन परत में, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं उसके द्वारा हानि जो होती है वो 44% उसमें वृद्धि हो जाएगी। बात समझिएगा, मान लीजिए अगर 16% जो है ओजोन परत में क्षरण हो गया ओजोन परत का, तो 44% जो है पराबैंगनी किरणों के द्वारा हानि में वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ गई। बनने जितना तेज़ ये बनता है, अगर हम क्लोरीन रिलीज करते हैं तो उससे अधिक तेज़ ये नष्ट भी होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए ओजोन होल क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है। ओजोन छिद्र के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब ओजोन का क्षरण अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से उसमें धीरे धीरे छिद्र होने लगता है, उसी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। सबसे पहले देखने को कहाँ मिला, 1985 में जोसेफ फरमन एक वैज्ञानिक थे। जोसेफ फरमन के दल द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका कहाँ है, ये जो आपका पृथ्वी है, ये जो निचली इसका क्षेत्र है इसको हम अंटार्कटिका कहते हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका पर जो है वो क्या पाया गया, ओजोन परत का अत्यधिक क्षीण होना पाया गया। जब जानकारी मिली वैज्ञानिकों को तो 1987 में
किसमें 1987 में विस्तृत अध्ययन के लिए यहाँ पे एक दल पहुँचा। ठीक है, तो वहाँ पे ये पाया गया कि वहाँ पे 110 DU तक ओजोन छिद्र है। मैंने आपको क्या बताया कि कम से कम आपका जो होना चाहिए DU का मान वो साधारणतः 280 तक होना चाहिए, 280 DU तक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है 110 DU वहाँ पर ओजोन छिद्र था, ओजोन जो है गैस थी 110 DU, तो वहाँ पे बहुत कम हो गया था ये, यानी कि छिद्र वहाँ पे हो गया था। तो वहीं से सबसे पहले जानकारी मिला कि ओजोन में छिद्र होता है, और ओजोन छिद्र वास्तव में पृथ्वी के ऊपर जो है वो समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में असामान्य कमी वाला क्षेत्र होता है। बात समझिएगा। ओजोन छिद्र क्या होता है? ये पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में असामान्य कमी वाला एक क्षेत्र होता है, जिसका मान 220 DU से कम होगा। उसको हम मान लेंगे कि ये ओजोन छिद्र यहाँ पे होने लगा है। जहाँ पर भी ओजोन गैस का जो मान है वो 220 DU से कम होगा, तो हम मान लेंगे कि वहाँ पे ओजोन छिद्र हो रहा है। बात समझ में आ गई, ओजोन छिद्र किसे कहते हैं। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है इसके कारण कौन कौन से हैं। तो प्रमुखतः दो कारण है। सबसे पहला कारण प्राकृतिक कारण है, दूसरा जो है मानव जनित क्रिया जो होती है उसका एक कारण है। तो प्राकृतिक कारक में देखेंगे तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जितना, जैसे मान लीजिए अगर प्रकृति के द्वारा ओजोन का क्षरण जो हो रहा है उतना प्रकृति जो है अपने आप बना लेती है। मतलब एक तरह से बनता है, एक तरह से नष्ट होता है तो दूसरी तरफ से बनता जाता है। यानी कि प्राकृतिक कारण से यदि ओजोन के परत में क्षरण हो रहा है तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका निर्माण जो है वो समानांतर रूप से होता रहता है। कैसे होता है? जैसे सौर कलंक में जब वृद्धि होती है। सौर कलंक क्या होता है? जब सूर्य जो है अत्यधिक प्रकाश देने लगता है, अत्यधिक तापमान में उसकी वृद्धि हो जाती है, तब जो है उसको सौर कलंक का नाम दिया जाता है। तो जब अत्यधिक तापमान होगा तो अधिक से अधिक जो है वो क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ये सारी गैसें जो हैं जाके वहाँ पे टूटेंगी। और चूँकि पराबैंगनी किरणों से भी ओजोन टूटते हैं, तो पराबैंगनी किरणों पे जब तापमान अधिक पड़ेगा तो वो टूटेंगे। तो सौर कलंक में जब वृद्धि हुई तो तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि हुई तो अधिक से अधिक ओजोन गैस जो है वो परत उसका पतला होगा। लेकिन चूँकि ये समानांतर प्रक्रिया निर्माण की भी चलती रहती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब सौर कलंक आया, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य के प्रकाश से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, सूर्य का प्रकाश उससे क्रिया करेगा और O3 से क्रिया करके ये बना लेगा नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन को जो है, ओजोन परत को पतला करने में बहुत अधिक प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है पराबैंगनी किरणों के भी द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन का क्षय होता है, लेकिन समानांतर रूप से ओजोन का निर्माण होता रहता है, अतः इसका कोई खास प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तीसरा है गतिक क्रिया विधि। गतिक क्रिया विधि क्या आपको पता है कि पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने से जो है वो ओजोन परत का जो ओजोन परत जो होता है वो स्थापित होता रहता है, प्रतिस्थापित होता रहता है। जैसे ये माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो ओजोन परत है उसका वायुमंडल के ऊपरी भाग में उसका अन्य कहीं वो हो गया है, परिवहन उसका हो गया है, इसीलिए वहाँ पे अंटार्कटिका में देखा जाता है तो वहाँ पे जो ओजोन परत है वो बहुत ही पतला हो गया है, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो रीज़न है वो है मानव जनित क्रिया। मानव जनित क्रिया विधि के कारण जो ओजोन का क्षरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो इसमें एकमात्र चीज़ है जो है CFC गैस, और जो अन्य गैसें जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन गैसें जो भी हैं, उससे ओजोन जो है परत का क्षरण बहुत अधिक होता है। अतः ओजोन परत के क्षरण से उसको रोकने की आवश्यकता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया कि क्या कारण है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, लेकिन इसको नियंत्रित करने में कुछ उपाय हैं। देखिए क्या है। ओजोन परत क्षरण के
नियंत्रण करने के उपाय। सबसे पहले नियंत्रण के उपाय से पहले हम उसके प्रभाव को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है अगर क्षरण होता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो अधिकाधिक पराबैंगनी किरणों का आगमन होगा। ठीक है, जब मान लीजिए ओजोन परत में क्षरण हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणों का अधिक से अधिक आगमन होगा, और जितना पराबैंगनी किरणें आएंगी उतना अधिक पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने का प्रभाव बहुत है, पृथ्वी पर बहुत है। टेम्परेचर बढ़ेगा, हिमानी मतलब जो बर्फ़ होती हैं वो पिघलेंगी, पिघलने से जो है समुद्र का स्तर बढ़ेगा। जो क्षेत्रीय क्षेत्र रहेंगे, तटीय क्षेत्र जो रहेंगे वो डूब जाएंगे, द्वीप डूब जाएंगे। मतलब असंख्य हानि है तापमान में वृद्धि से। अतः अधिकाधिक पराबैंगनी किरणों का आगमन से तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा जो है हिमावरण में वृद्धि, सागर तल में वृद्धि, ये इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, जो कि पौधे के लिए एक सामान्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए सामान्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि यही जो है पराबैंगनी किरणें आती हैं या फिर अधिक तापमान आता है तो जो पौधे होते हैं वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अत्यधिक, मान लीजिए अत्यधिक तापमान बढ़ेगा, पराबैंगनी किरणें आएंगी, तापमान बढ़ेगा, तो जो फसलें, जिन फसलों को होने के लिए ठंडा वो चाहिए, वातावरण चाहिए, उनको नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ जो है, जो भूमि की उर्वरता है वो ख़त्म हो जाएगी, अत्यधिक उसमें जो नमी रहती है भूमि में वो ख़त्म हो जाएगी, उससे भी फसल पे प्रभाव कम होगा, प्रभाव जो है पड़ेगा। जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जीव जंतु भी जैसे मान लीजिए जो अधिक टेम्परेचर पे नहीं रह सकते हैं, उनको जीने में कठिनाई होगी। मानव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतु में मान लीजिए एक जलीय जीव है फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, इन सब के लिए नॉर्मल जो देखा जाए तो जिनको मछलियाँ खाती हैं इन सब के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये मर जाएंगे टेम्परेचर की वजह से तो क्या होगा, मछलियाँ जो होंगी, मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं, तो मछलियाँ भी नहीं, मछलियों का भी उत्पादन नहीं हो पाएगा, मतलब मछलियों का भी भरण पोषण नहीं हो पाएगा। अतः मानव जीवन पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मानव तो किसी से अछूता रहा नहीं है, मानव पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्किन कैंसर, अन्य सारी जितनी भी बीमारियां हैं, नेत्रों पर, आँख पर जोर पड़ेगा, आँख खराब होगी, ये सारे जो है इसके प्रभाव हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिर है हम अब इसके उपाय पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो रोकने के उपाय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में, जो कि जापान में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। 1985 में वियना कन्वेंशन में ओजोन क्षरण पर चर्चा हुई थी। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था, और ये जो कन्वेंशन है इसमें ओजोन क्षरण जो रहा है मुख्यतः इसी पर चर्चा हुई थी। 16 सितंबर, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ, तो 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि जैसी गैसों पर अगर आप नियंत्रण मानव समाज करता है, ये विश्व पूरा करता है, तो ओजोन क्षरण जो होगा वो रोका जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ओजोन का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, और इसके बारे में मैंने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।